हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये आपका बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर अभी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि प्रैक्टिस सेट वो जो आपका था वो सेट 1 का था। सेट 1 में हम 50 क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे और सेट 2 है आपका सेट 1 का पार्ट 2 है, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करेंगे, जो तो आपका एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा, यानी सेट 1 कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका बिहार पुलिस होता है उसमें पूरा टोटल 100 क्वेश्चन पूछता है, तो हम 50 डिस्कस कर चुके हैं सेट 1 से, और सेट 2 में डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न क्या है, जूम कर लेते हैं, थोड़ा पूरा क्लियर ले देखिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, आप सभी को पता है कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं, और आपका ये भी पता होगा कि प्रथम प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। तो यहाँ पे आपको उपराष्ट्रपति बताना है, प्रथम उपराष्ट्रपति। तो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन है? एस राधाकृष्णन। और इनका जो जन्म हुआ है ना, इनका जन्म हुआ था, आपको हम बता दें, 1888 में, और मृत्यु हुई थी इनका 1975 में। ठीक है, और ये कार्यालय किए थे, काम किए थे, मतलब कितने दिन तक उपराष्ट्रपति रहे थे, तो ये बने थे 1952 में। ठीक है, 1952 में बने थे और 1962 तक रहे थे, यानी आपका 10 साल तक ये क्या रहे थे? उपराष्ट्रपति रहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। इतना इजी प्रश्न, मोर है। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय मिष्ठान जलेबी, ये सब चीज़ भी आपको याद रहना चाहिए, कभी कभी पूछ देता है। दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका स्थित है बड़ौदा में। कहाँ स्थित है? बड़ौदा में आपका स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोची बंदरगाह स्थित है आपका केरल में। कहाँ पे स्थित है? केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा है वो आपका स्थित है इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली, ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुवाहाटी में। कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ASLV का पूरा नाम बताना है, यानी फुल फॉर्म बताना है। तो इसका पूरा नाम है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। बी डोरी स्वामी आयंगर डैश बजाते हैं। क्या बजाते हैं? डोरी स्वामी आयंगर क्या बजाते हैं? तो ये बजाते हैं आपका बीना बजाते हैं। ठीक है, जो सरस्वती माँ के हाथ में बीना रहता है ना, वही बजाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हुई थी भारतनाट्यम की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन अब आ गया सामान्य विज्ञान से आ गया, यानी आपका साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर बढ़ेगा या घटेगा, या वहीं रहेगा, या कुछ कहा नहीं जा सकता। मान लीजिए कि नाव है और तालाब में नाव चल रहा है। ठीक है, तो उसमें लोहे का कील उस समय लगा है। ठीक है, और बाद में जब लोहे का तिल हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? तो वो वहीं का वहीं रहेगा। जबकि तिल लग रहा रहता है ना, तो उसमें वजन रहता है। ठीक है, आकाश में उड़ते पक्षी होते हैं। कैसे होते हैं आकाश में उड़ते पक्षी? तो वो कैसे रहेंगे? आकाश में जब उड़ेंगे तो वो गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों में रहेंगे। क्या? ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है, गतिज ऊर्जा में भी रहेंगे और स्थित ऊर्जा में, गति और स्थित दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए गति के सूत्र S = UT + 1T² का S का मतलब क्या है? क्या बताना है S का मतलब? चलिए तो हम आपको बता देते हैं S का मतलब क्या है, और ऑप्शन देख लेते हैं पहले। S का मतलब क्या है वहाँ पे? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
वैसे तो यहाँ एस का मतलब दिया ही नहीं है, इनमें से कोई हो जाए, कोई होगा, कोई नहीं होगा। इसका सूत्र क्या था, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो है इस ऑप्शन में इसका एस का मतलब नहीं दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, सोने का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो सोने का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का सोना शुद्ध होता है? जो आपका प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस जो होता है दुनिया में, तो एक लोहा ही आपका क्या बोलते हैं, सॉरी, जो ये 24 कैरेट का सोना है, यही एक प्योर सब्सटेंस है आपका। ये सब जितना चीज़ आप देख लीजिए वो मिक्सचर होता है, मतलब इम्प्योर होता है, उसमें मिक्स रहता है, दूध हो गया, पानी हो गया, कुछ भी ले लीजिए, बोलेगा कोई पानी शुद्ध होता है, तो पानी कैसे शुद्ध होता है? वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। आपका दूध ले लें तो दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सब रहता है। क्या ले लें, कोई भी चीज़ आप ले लें, वो क्या है, इम्प्योर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है? तो कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? तो कोयला बनता है आपका कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? तो इन्वर्टर बैटरी में आपका उपयोग किए जाने वाला जो एसिड होता है वो होता है HNO3। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है या स्रोत बोलते हैं? तो हेलाइट जो होता है ना, वो नमक, सामान्य नमक का स्रोत होता है। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मनुष्य के मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है, इसको यूराइन भी बोला जाता है इंग्लिश में। नामाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नामाटोड द्वारा आपका रोग होता है एक, जिसको बोलते हैं फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस बोलते हैं। ठीक है, ये नामोटेड के द्वारा। श्वेत रक्त कणक की क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त समझ में आता है, व्हाइट ब्लड सेल, तो इसका जो है वो होता है संक्रमण से लड़ना, और ये कितना दिन इसका वो रहता है, 120 दिन तक रहता है। एंजाइम मदद करता है, किस चीज़ में एंजाइम मदद करता है? तो एंजाइम मदद करता है आपका भोजन पचाने में। भोजन का पचना समान रूप से डैश में होता है। भोजन किस में पचता है? आप सभी को पता होना चाहिए भोजन किस में पचता है। छोटी आंत में पचता है, आंत्र लिखा गया यहाँ, आंत होगा। ठीक है, आंत होता है, छोटी आंत। इसकी लंबाई होती है आपका 5 मीटर से 7 मीटर लगभग। ठीक है, अगर आपको ये पूरा डिटेल में देखना है ना, बॉडी रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसको हम आपको बता रखे हैं किस में, एक कोच आपका देखिएगा, हम प्ले लिस्ट में उसका लिंक दे देंगे, उस वीडियो को आप जाके ज़रूर देखिएगा। और उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए, मतलब सभी एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। मतलब वैसे तो एग्ज़ाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन आपका नॉलेज के भी लिए भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य पुरुष के शरीर तापमान कितना होता है? देखिए यहाँ सेल्सियस में पूछा है, तो होना चाहिए 98.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो आपको फीवर हो जाता है। आप देखे होंगे कि आपका जब 99 रहता है तो आपको डॉक्टर दवा दे देता है, 100 रहता है तो फिर दवा देता है, 100 रहता है तो काफ़ी ज़्यादा बुखार रहता है। अगर आपका मतलब 15 से ज़्यादा होता है ना, तो लगभग कभी कभी मृत्यु हो जाता है। 15 एबव जाता है तो ठीक है, इससे ज़्यादा तापमान नहीं हो जाए। और फ़ारेनहाइट में इसका 37 के आसपास होता है। ठीक है, ये सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में आपका उतना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ी एर्टेरी धमनी नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? तो ये जाना जाता है आपको महाधमनी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कैटल और राहु दृष्टांत हैं, किसके हैं? तो ये हैं फ्रेश वाटर फिश का। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो एल्बो ज्वाइंट जो है ना, वो आपका हिंग ज्वाइंट है। ठीक है, रक्त परिवहन तंत्र का व्याख्या किसने दी? तो इसका व्याख्या आपके दिए हैं हार्वे ने। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत हमारे
चार्ल्स डार्विन ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंधों में पढ़ने के लिए लिपि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ब्रेली लिपि। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, किससे होती है? तो ये होती है आयाम से। ठीक है, सीडस क्या है? सीडस क्या है? ये एक आपका घातक मृत्यु रोग होता है। ठीक है, पितरस का कार्य क्या है? तो पितरस का कार्य होता है वसा का एल्सीकरण करना, एमिलीकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो एटिनिल का प्रयोग किया जाता है आपका रक्तचाप घटाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ के धारा की संगणन कीजिए। इसका कैलकुलेशन करना है आपका। ये क्या है? ये रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस है ये। तो ये 2 दिया है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका? ये 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 मिनट, आपका ये कितना हो जा रहा है? ये आपका 2 + 2 तीनों को जोड़ दीजिए पहले, तो ये हो जाएगा आपका 6 ओम। ठीक है, 6 ओम हो जाएगा। ये ओम आपका रेजिस्टेंस का क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, तो ये 6 ओम हो जाता है और 1.5 दिया है, तो 6 आपका सिंपल सा हो जाएगा कितना? 2 2 6, और आप इसका डबल कर दें तो कितना हो जाएगा? 3 ना होता है आपका। 6 में 1.5 से भाग दे तो कितना होगा? पॉइंट हटाएं, ऊपर 0 जाएगा, 15 चौके 60। 1 मिनट, यहाँ पे आपका सिक्स रेसिस्टेंस होते ये आ रहा है, तो 1.5 ना, तो इसका डबल हो जाएगा 3.0, और 6 से करेंगे तो कितना होगा? 3.0, यानी 3 है तो ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्रिपली एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो ये आपका बचाता है काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका धोने का सोडा ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जेनेटिक कोड की खोज किसने की है? तो जेनेटिक कोड की खोज किए हैं हरगोविंद खुराना। ठीक है, पानी पीने में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है। क्यों मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है कि क्लोरीन जो युक्त रोग को, जो उसमें कीटाणु होते हैं ना पानी में, उसको काट दे, मुक्त होता है। क्या? क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और एक प्रश्न है, उसके बाद आपका मैथ का आ जाएगा पार्ट। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो आयोडीन की कमी से आपका जो बीमारी होता है ना, वो होता है घेंघा। ठीक है, घेंघा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब आपका गणित के क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो गणित का क्वेश्चन है तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम सॉल्व करके आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या? आपको छोटे छोटे चीज़ आना चाहिए, तभी जाके आपका मैथ बन सकता है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड लेवल का नहीं देता है, ये 10th लेवल 12th लेवल तक ही देता है। चलिए देखते हैं इसका गणित का पहला प्रश्न क्या है गणित का। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा साथ में। चलिए प्रश्न है गणित का पहला, यानी मैथ का। एक ऋजु रेखा पर 2 असन कोण का मान दिया गया है, x डिग्री और 2x - 27 डिग्री। तो छोटे कोण का मान बताना है। तो जो असन कोण होता है ना आपका, असन कोण, उसका कितना होता है? 180 होता है। उसका योग कितना होता है असन कोण का? 180 डिग्री होता है। तो आपका तो x डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x डिग्री दिया हुआ है, और आपका इसका योग होता है। तो योग हम लिखेंगे x डिग्री + 2x - 27 डिग्री = 180 डिग्री।
ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा उधर माइनस में तो उधर जाके प्लस, तो 180 और 27 कितना हो जाएगा आपका 120, 180 और 20 200, 260 डिग्री हो जाएगा 270। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 27/3, 3 से कट कर लीजिए, आपका 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, तो कितना आ रहा है 69 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है 69 डिग्री x का वैल्यू आ रहा है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक आदमी की उम्र अपने लड़की की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। क्या एक आदमी है, उसका जो उम्र है उसके लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़की की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो लड़के का जो वर्तमान आयु है ना, अभी का उम्र जो है वो बताना है आपको। ठीक है, तो जो अभी आपका इसको मान के बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मान लेते हैं लड़का का जो आयु है वो x है। ठीक है, और जो आपका उसके पिता का आयु है वो हो जाएगा x + 24। ठीक है, और इसमें आपका कितना बोला है कि 2 वर्ष बाद, तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 2 और बराबर में इधर ये हो जाएगा x + 24 और +2, तो ये कितना हो जाएगा 2x + 4 = ये हो जाएगा आपका x = 26, सॉरी x + 26। तो यहाँ देखेंगे आप, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो x हो जाएगा, और आपका 26 में से 4 जाएगा तो 22। x का वैल्यू कितना आ रहा है 22। तो x किसको माने थे हम, उस लड़के को माने थे, तो लड़का का उम्र निकल गया कितना 22। इजी है एकदम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। a - b = 3 दिया है और a² + b² = 29 दिया है, तो a b का मान ज्ञात करें। इससे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। चलिए इसके साथ एक और 2 फार्मूला बता देते हैं कि a² - b² क्या होता है। तो ये होता है a + b और a - b। अब यही आपसे पूछा जाए कि a² + b² का क्या होता है, तो ये होता है a + b का होल स्क्वायर और -2ab। तो छोटे छोटे फार्मूले भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि a - b का वैल्यू दिया और a² + b² का वैल्यू दिया, तो a b का मान ज्ञात करें। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 1 में दोनों तरफ वर्ग कर दे तो क्या होगा a - b का, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं, ये 1 इक्वेशन है, ये 2 है, दोनों में क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अभी आपको पता है कि a - b का होल स्क्वायर बताए हैं, क्या होता है a² + b² - 2ab = 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि a b का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो यहाँ और a² + b² का वैल्यू दे रखा था, तो हम यहाँ a² b² का वैल्यू पुट कर देंगे 29 और -2ab = क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो हम 2ab को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा ये 29 - 9 = 2ab। ठीक है, तो 29 में से 9 के कितना हो जाएगा 20, और ये 2 उधर चल जाएगा डिवाइडेड में, 2 से 10 कट गया कितना बार में 10, सॉरी 2 से 20 कितने बार में कट गया 10 बार में। तो आपका राइट आंसर क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च आता है। देखिए वो 4700 में खरीदता है और 800 रुपये में क्या उसका मरम्मत का खर्च लगता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होता है। वैसे तो आप देखें तो 300 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, 300 रुपये का लाभ हुआ, तो 300 रुपये का लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत है उसका, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या इसको मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए हम आपको पूरा डिटेल्स में बताते हैं इसको कि कैसे आएगा। ठीक है, तो उसका जो 4700 रुपया तो खरीदने में स्कूटर लगा और 800 रुपया उसका मरम्मत में खर्च लगा, तो जो टोटल उसका लागत है आपका क्या बोलते हैं, टोटल उसका लागत जो लगा, लागत मूल्य स्कूटर का कितना लगा, वो तो 5500 लगा, 5500 रुपये लगा ना। और उसको बेचा है वो कितना मूल्य, जिसको बोलते हैं वक्र मूल्य, तो वक्र मूल्य आपका 5800 है।
तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि वक्र मूल्य माइनस जो आपका टोटल उसका खर्च लगा है वो डिवाइडेड बाई इतना इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100% से करना पड़ेगा। तो 5800 में से 5500 घटाएंगे कितना आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300, और नीचे हो जाएगा आपका 5500 गुने 100%। अब इसका निकाल लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे। क्या आया था आपका, ऊपर आया था 300 और नीचे आया था 5500 इंटू 100, ठीक है, परसेंट। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटा सकते हैं, और ये आपका 5 से कटा सकते हैं कितना बार में, 11 बार में, और ये 5 से कितना बार में कट जाएगा 60 टाइम में। तो क्या आ रहा है 60/11 आ रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं 11 × 5 = 55 और ये 5 और ये 11, ऐसे लिख सकते हैं। यानी 5/11 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इतना परसेंट, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोला जा रहा है इस प्रश्न में कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च कर देता है, ठीक है, मतलब वो 100% तो उसका कमाई होगा, मान लेते हैं कि 100% कमाई है, और उसमें से 65% खर्च कर दे रहा है, तो कितना परसेंट बच रहा है 35% बच रहा है, ठीक है, इतना बच रहा है। चलिए अब आगे क्या कहता है प्रश्न, और प्रति माह उतना बचत करता है, कितना बचत करता है 525 रुपया। तो उसकी मासिक आय कितना है बताना है कि वो कमाता कितना है, सैलरी कितना है उसका। 65% खर्च करता है तो बचा कितना आपका 35% बचा, अभी का लेते हैं। तो आपका जो मान लेते हैं कि उसका मासिक आय है, मासिक आय है उसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रति माह उसका बचत हो रहा था वो कितना हो रहा है 35%, शुरू में ही बता दिए हैं। तो x का 35% हो जाएगा, x का 35% का 525, ठीक है। तो x का क्या हो जाएगा x गुने 35, अब प्रतिशत में इसको करेंगे तो 100 होता है ना, परसेंट का मतलब, और ये 525। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं यहीं पे 35 से आप देख सकते हैं कटेगा क्या 525, ये 5 से 7 बार में कट जाएगा, और ये आपका कटेगा 105 बार में, फिर ये 7 से कितना बार में कट जा रहा है 105, 35 बार में। तो अब 100 में 15 बार में ना, 7 से 7 कम 7, हाँ 15 बार में कट रहा है। तो 100 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो रहा है 1500, 1500 दिया है क्या आपको ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए थोड़ा बताने में हिचकिच हो जा रहा है, लेकिन अभी हमारे पास पेन अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे सब अवेलेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया है। देखिए परिधि बताना है, ठीक है, तो इसमें आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। यहाँ पे हम आपको देखते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, या वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, ठीक है। तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल इसमें दे रखा है कितना 24.64, ठीक है, और इधर हो जाएगा पाई इंटू r²। तो पाई का वैल्यू आप सभी को पता है कितना होता है 22/7। तो यहाँ से अब r² का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी आप यहाँ से r का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, सिंपल सा है, मल्टीप्लाई में उधर चल जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए करते हैं फिर। देखिए अब उसको उधर हम भेजें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r²। एक मिनट इसको इरेज करते हैं, ठीक है, थोड़ा लिखने में हम बताएं आपको दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए केवल आपको। ये हो जाएगा कितना 24, हम इसको इधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, तो इंटू 7 अपन कितना हो जाएगा 22। आप इसको सीधे गुना करके कर सकते हैं, तो गुना करने पे कितना हो जाएगा 7 7 49, हाथ में लगा 4, 7 6 42 और 46 के 6, हाथ में लगा 4 7 4 28 4 32 के 2, हाथ में लगा 3 7 2 14 3 17। तो आपका ये 2 अंक के बाद है, तो 172/69/22। अब इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा, तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आप आएगा 22 7 154, ये आएगा 7.84, ठीक है। और r² है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, और आपका जब रूट चढ़ जाएगा तो 7.84 का रूट से निकालेंगे तो क्या आएगा, तो जब इसको रूट से निकालेंगे तो आपका आएगा 2.8 मीटर। तो जो 2.8 मीटर निकला है ये आपका रेडियस है, ठीक है, क्या है रेडियस। अब आप वृत्त का परिधि आसानी से निकाल सकते हैं। रेडियस आपको याद रखना है कितना है 2.8 मीटर, निकाल लिए।
अब पूछा था आपका वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि का फुल फॉर्म क्या होता है, 2πr होता है, यही ना होता है 2πr। तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7 × r का वैल्यू अभी निकालें तो लो कितना 2.8। अब इसको 7 से कटा लेंगे, 0.4 टाइम्स में कट जाएगा, 22 दूने 44 और गुने 0.4, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 70.6 आ रहा है। देख लीजिए आपका ऑप्शन में दिया गया है 70.6, ये आपका 70.60 मीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर, मीटर लिखा गया कोई बात नहीं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण समझ में आता है आपका, ये वर्ग जो है ना इसका ये जो डायगोनल होता है ये इसको विकर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, विकर्ण हो कहते हैं। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ पता होना चाहिए, क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे समझा देते हैं, एक मान लीजिए ये स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, तो ये इसका तो विकर्ण हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। और आपका इसमें विकर्ण दिया गया है, यही दिया गया है कितना 20 मीटर दिया गया है। आपको पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, साइड चाहिए यानी भुजा चाहिए। तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं, उसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है, क्या होता है आपका वर्ग का विकर्ण का फार्मूला, यहाँ लिखते हैं पहले। वर्ग का विकर्ण को हम डी लिख रहे हैं डायगोनल शॉर्टकट में, ठीक है, होता है आपका 2 × √2 भुजा, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। और वर्ग का ये दिया है आपका 20 मीटर, तो √2 × आपका भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ भुजा का वैल्यू निकाल सकते हैं, गुना में उधर जाएगा भाग में, तो आपका भुजा का वैल्यू क्या आ जाएगा 20/√2 इक्वल टू भुजा, यानी भुजा का वैल्यू क्या आ गया, साइड का वैल्यू क्या आ गया 20/√2 यानी 20/√2 आ रहा है। चलिए अब निकाल लेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 20/√2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर 400 और √2 का 2, तो 2 से कितना बार में कट गया 200, यानी आपका राइट आंसर क्या आ जा रहा है 200 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक षटभुज के कोण का योग होता है, तो षटभुज कोण का योग होता है 720 डिग्री, ठीक है। आप इसके लिए एक फार्मूला होता है, किसी भी कोण का फार्मूला निकाल, मतलब इस फार्मूले से किसी भी कोण का योग निकाल सकते हैं, ठीक है। वो फार्मूला क्या होता है 2n-4 × 90 डिग्री। आप चेक कर लीजिएगा, इस फार्मूला से निकाल से किसी का भी, आप षटकोण का, आप षटभुज का, पंचभुज का, कोई भी निकालना हो निकाल सकते हैं। n की जगह आप उसका रखिएगा कितना, जिसका उसका साइड होता है। देखिए आपको हम समझा देते हैं, एक बार समझा देते हैं क्या फार्मूला है 2n-4 × 90 डिग्री, ठीक है। इसका निकालना था ना, तो 2 × n का वैल्यू क्या होगा, षटभुज है तो षटभुज में कितना भुजा होगा 6 -4 × 90 डिग्री, तो 2 छक 12, 12 में से 4 गया 8, 8 में 90 से गुना करेंगे कितना आएगा 720 आ गया। ऐसे ही आप किसी भी निकाल सकते हैं, ये आपका सिंपल सा फार्मूला है। नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी सी का शीर्ष दिया गया है 90 डिग्री, बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बी सी का ज्ञात करना है, जिसमें ए बी दिया गया है और ए सी दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है और ए सी दिया गया है। आपका ये हो गया त्रिभुज, ठीक है, हम मान लेते हैं ए, और ये आपका मान लेते हैं सी, ए बी सी हो गया, ठीक है। और ये आपका दिया है 7 mm और ये 24 mm, ये पूछा है बी सी। तो आप एक फार्मूला लगा सकते हैं, क्या, एक आप पाइथागोरस फार्मूला पढ़े होंगे कि बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल टू √ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यह फार्मूला लगाइए, एकदम 2 मिनट में आंसर निकलेगा। तो रूट के अंदर क्या जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या होता है √AB का स्क्वायर, तो ए बी क्या है तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 5 से 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो ये कितना हो गया 625, 625 का रूट कितना होता है 25 होता है। तो आपका BC का मान कितना आ गया 25 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है आपका, यहीं खत्म हो रहा है। नीचे दिए गए त्रिभुज में ABC BC B इक्वल टू एक्स और A इक्वल टू 2x 20 डिग्री दे, B का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का आपका योग याद होना चाहिए। त्रिभुज का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो x इस सब का योग लिख सकते हैं, जो वैल्यू दिया है एंगल B प्लस, आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज होता है उसका तीनों एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
इसको लिख सकते हैं कि x डिग्री प्लस 2 इंटू 2x माइनस 20 इक्वल टू 180। 180 डिग्री इसका सम होता है और ये आपका क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब इसको गुना कर लें हम 2 से तो कितना हो जाएगा, x डिग्री आपका वैसे ही रहेगा, 2 2 जब 4x हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। ये 180 का 180 रहेगा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये पहले 4x 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा उधर जाएगा प्लस में तो 220। अब x इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या आपका आया था 5x इक्वल टू 220 आया था ना। एक मिनट सही से लिखते हैं, पहले रुक जाइए, इसको इरेज करते हैं। 5x इक्वल टू 220 डिग्री आया था, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 220 डिग्री अपन 5, इसको कटा लीजिए, 5 के 20, 5 के 20, 44 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 44 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा इसका। आपका आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में।